अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर आसिफ हाज़िर खिदमत हूँ और आज कुछ मेडिकल से रिलेटेड बात होगी और जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस करना है वो है ब्लड प्रेशर। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके से ब्लड प्रेशर के ऊपर रोशनी डालूँ कि सबको, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड कोई स्टूडेंट हों, डॉक्टर्स हों या आम आदमी हो, उसको समझ आए। पहली बात तो ये है कि ब्लड प्रेशर जो है ये क्या होता है। ब्लड प्रेशर जो है ये वो प्रेशर होता है जो खून हमारी रगों में घूम रहा होता है, हरकत कर रहा होता है। वो एक यूनिट से जब वो पास करता है तो इसका यूनिट वॉल्यूम जो एक जगह से पास करता है और ये वो फ्लोइंग ब्लड जो है वो उसके ऊपर खून की नालियों के ऊपर प्रेशर डालता है। इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच पास फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट एंड exerts its pressure on the blood vessel wall and the resistance offered by that blood vessel wall, sum of this is called blood pressure। अब प्रेशर तो ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि इसकी वजह से ही ब्लड के अंदर जितने हमारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इस तरह के प्लाज्मा जो होता है वो अंदर बाहर प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू जाता है। जब प्रेशर होते हैं दो किस्म के, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ब्लड के जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन ये बनाते हैं। ज़्यादातर उसमें रोल एल्ब्यूमिन का होता है। इस तरह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होता है, जिसमें सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड्स वगैरह शामिल हैं। तो लिहाजा ब्लड प्रेशर अब क्या किसको कहेंगे कि ब्लड प्रेशर हो गया है। हम देखें कि बच्चे छोटे जो होते हैं, ये प्रेशर एक लिमिट होती है उस उम्र में। अगर उससे ये उस लिमिट से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये हम कहते हैं ब्लड प्रेशर है और नुकसानदेह होता है। और अगर ये कम हो जाए तब भी हाइपोप्रोफियन हो जाती है और जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो अक्रॉस द ब्लड वेसल वॉल वो नहीं हो पाती। तो लिहाजा एक ख़ास किस्म का प्रेशर होता है। बच्चों में जो 1 साल के कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो होता है तकरीबन हम कहेंगे कि 50 से 60 होता है और नीचे वाला जो है 30 से 40 तक हो सकता है। ठीक है। इस तरह जूं उम्र बढ़ती जाती है तो जूं नशोरमा होती है, ब्लड प्रेशर के लेवल जो हैं दोनों ही, नीचे वाला ही और ऊपर वाला भी, ये दोनों चेंज होते हैं। नीचे वाले को हम डायस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक वो ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स हो रहा होता है, उसमें ब्लड जा रहा होता है। ब्लड जो है बॉडी से जाता है और लंग्स से जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, वो लंग्स से जाता है हार्ट में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से जाता है। इस तरह सिस्टोलिक एक ब्लड प्रेशर वो होता है जब हमारा हार्ट जो है सिकुड़ता है, ये फैलता है यूं करके और फिर ये सिकुड़ता है। जब ये सिकुड़ता है तब जो ब्लड जो है वो जो हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल्स राइट और लेफ़्ट जो हैं, वो उसको पंप करते हैं और राइट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उसको लंग्स में भेजता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ़्ट वेंट्रिकल में होता है वो बॉडी को सप्लाई होता है। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक उम्र के साथ साथ ये दोनों ही ऊपर जाते हैं। फ़र्ज़ करो एक कोई हमारे पास जो यंगस्टर आता है 20 साल का, तो हम देखते हैं कि उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो तकरीबन 60-70 होगा और जो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100-110 होगा। जो उम्र बढ़ती जाएगी ऊपर वाला भी ऊपर जाएगा और नीचे वाला भी नीचे जाएगा। लेकिन नॉर्मल जो होता है उसको हम ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं कहते हैं। वी आर नॉट लेबलिंग that a person who is having normal blood pressure, he is suffering from a disease of hypertension। हाइपरटेंशन हम उस वक्त लेबल करेंगे जब उस एज में जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है उसकी रेंज ऊपर जाएगी। फ़र्ज़ करो अगर 20 साल का को यंगस्टर आता है, हम देखें कि उसकी ब्लड प्रेशर जो है ऊपर वाला जो है 140 तक चला गया है और नीचे वाला 90 चला गया है, तो देन वी थिंक कि भाई देयर इज़ समथिंग रॉन्ग।
जो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो किसकी वजह, उसकी गुर्दे की वजह भी हो सकती है। वो एंडोक्राइनोलॉजिकल जो हमारे हदूद होते हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड हमको कहते हैं, जिसमें थायराइड है या सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं या पिट्यूटरी है, ये सारे उसमें शामिल होते हैं। उससे ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर जाता है। इस तरह जो 50 साल एक होते हैं यंगस्टर, एक बच्चे होते हैं अप टू 12 ईयर, एडोलिसेंट होते हैं अप टू 18 ईयर, 18 के बाद जो फिर आ जाते हैं जो मिडल एज में अप टू 50 ईयर, और 50 ईयर के जो बियॉन्ड दैट 50 ईयर इज़ ओल्ड एज। ठीक है ना जी। अब हमने देखना ये है कि इस एज ग्रुप में ब्लड प्रेशर जो है ऊपर वाला और नीचे वाला। अब ब्लड प्रेशर की 2 किस्में हैं। ब्लड प्रेशर जो है नीचे वाला डायस्टोलिक भी हो सकता है और ऊपर वाला सिस्टोलिक भी हो सकता है। दोनों ब्लड प्रेशर भी हायर लेवल पे हो सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कई मरीज़ ऐसे आते हैं जिनमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा होता है, सिस्टोलिक सही होता है। कई ऐसे मरीज़ आते हैं जिनमें जो डायस्टोलिक ये ऊपर जाता है और सिस्टेमिक नॉर्मल होता है। एज के साथ साथ दोनों ही बढ़ते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब हमने क्या इसका नुकसान क्या है? मसला ये है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, बाज़ का वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर जब हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हम देखते हैं यार इसकी उम्र में वो ख़ास जो उम्र, जो पर्टिकुलर उम्र है, इसको सामने रखते हुए इसका ब्लड प्रेशर जो है उस उम्र के लिहाज से ज़्यादा है, नीचे वाला ही ऊपर वाला भी, भले कोई भी हो। ठीक है ना। फिर हम उसको 2-3 बार जो है उसको फिज़िकली और मेंटली, अगर वो रिलैक्स मूड में हो तो फिर हम उसको चेक करते हैं। जब हमारे पास मरीज़ आते हैं, उनको कहते हैं आप 5-7 मिनट क्लिनिक पे बैठ जाओ, क्योंकि क्लिनिक का माहौल से वो आशना नहीं होते हैं। तो इसलिए जब वो थोड़ा सा मेंटली और फिज़िकली रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर हम उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर हम देखें कि नीचे वाला भी ज़्यादा है और ऊपर वाला भी ज़्यादा है उसकी उम्र के लिहाज से, तो फिर हम उसको दोबारा 2-3 बार को 3-4 दिन के वक्फे से हम चेक करेंगे। अगर वो देखेंगे कि नीचे वाला भी ज़्यादा आ रहा है, ऊपर वाला भी ज़्यादा आ रहा है उस एज ग्रुप में, तो फिर हम समझेंगे कि इसको हाइपरटेंशन की जो है ना डिजीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड। इसकी बात हमें कोई सिम्टम नहीं होती, इसलिए इसको कहते हैं कि साइलेंट किलर होता है कि आदमी रात को सोया हुआ है, उसको ब्लड प्रेशर राइज़ किया है, उसको स्ट्रोक हो गया है, स्ट्रोक खून की नाली फट गई है। और 3 वजह होती है स्ट्रोक की, या तो वहाँ पे खून का कोई इंजमाद खून वहाँ पे क्लॉट आ गया है, या फिर वो जो है खून की नाली जो है वो फट गई है, या फिर वो स्पैज़ में चली गई एकदम और ब्लॉक हो गई है। ये 3 कंडीशन स्ट्रोक की होती हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर जो है उसकी अलामात बाज़ का साइलेंट किलर कहते हैं कि हमें पता भी नहीं होता। लेकिन बाज़ मरीज़ आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पीछे वाले हिस्से में जो ना दर्द होती है या सारे सर में दर्द होती है। अब बाद में हमें देखना होता है कि वो अगर कोई बंदा आता है एमरजेंसी में, वो कहीं से लड़के आया है या घर से झगड़ के आया है, बीवी से या बच्चों से या किसी आदमी से बाहर झगड़ के आया है, या वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो हमें मेंटली और फिज़िकली जब तक कोई आदमी रिलैक्स नहीं होता है उस वक्त तक हम उसको नहीं कह सकते कि तुम्हें ब्लड प्रेशर की डिजीज़ है, और उस एज ग्रुप में। तो इसलिए उसको भी देखना होता है। ओल्ड एज में भी इस तरह हमने देखना है कि भाई ओल्ड एज 60 से अबव जो है वो दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही। अब हमने करना क्या है? देखो, एक तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो हम मरीज़ को देते हैं कि ठीक है यार, आपने नमक जो है वो एडिशनल नमक जो है जिस तरह छिड़कते नहीं ऊपर अपने फलों के ऊपर या सालन के ऊपर, यार वो ज़रा ना इस्तेमाल करो। डेली जो रिक्वायरमेंट है नमक की वो 3 से 5 ग्राम है। ठीक है। अगर वो आदमी जिसको आर्जा, ब्लड प्रेशर का आर्जा है, उसके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। वैसे तो किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो नमक खा सकता है अपनी मर्ज़ी, जिस तरह उसको पसंद है। लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर का आर्जा हम लेबल करते हैं उसको फिर रिकमेंड करते हैं कि आपके नमक की मिक़दार कम करनी है। इसी तरह हम कहते हैं यार एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से क्या होता है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो वेज़ोडाइलेटेशन काज करती है, खून की नालियों को खोलती है, शरियानों को। वो उससे भी ब्लड प्रेशर जो है वो भी ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में मुआवन साबित होता है। इसके अलावा जो नमक है वो भी है। फिर उसके बाद अगर फिज़िकल, अब उसकी मेंटल कंडीशन को देखना होता है कि यार कोई इसको परेशानी तो नहीं है, जिस तरह कोई इमोशनल डिसऑर्डर है उसको भी देखना होता है। उसको अगर कोई आ गया हमारे पास और उसको एकदम ब्लड प्रेशर राइज़ कर गया है और वो उसके इमोशनल डिसऑर्डर की वजह से है, उससे या खुशी की वजह से है, तो हमने उसकी अंडरनीथ कंडीशन को टेम्पोरेली हमने सेडेटिव दे के अंडरनीथ कंडीशन को ठीक करेंगे, और वक्ती तौर पे भी हम उसको एंटी हाइपरटेंसिव दे सकते हैं। ठीक है। और दोनों करके फिर उसके बाद आप देखेंगे फिजिकली और मेंटली रिलैक्स है तो फिर हम उसको जो है सिंपली
ब्लड प्रेशर की क्विट कर देंगे और उसको थोड़े दिनों के लिए उसको सेडेटिव वगैरह या एंटी एंजियोलिटिक या सेडेटिव वगैरह दे के उसको कंट्रोल कर लेंगे। अब इसमें जो अब किसी को सिस्टोलिक है डायस्टोलिक है, देना क्या है? अब देखो एज ग्रुप है, अगर एडोलेसेंट है तो हमें ये भी देखना है कि हम ऐसी दवाई तजवीज़ करें जो उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी का है, उसको इंटरफियर ना करें। फ़र्ज़ करो उसने कोई सेंसिटिव पढ़ाई करनी है, उसने कोई मशीन चलानी है, तो ऐसे ना हो कि हम उसको ऐसी दवाई दे दें कि वो गनूदगी की हालत में रहे, ठीक है? तो ये भी हमने देखना है, या वो हाइपोटेंशन में चला जाए। तो इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर आ जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आ जाते हैं, डायरेटिक्स आ जाते हैं। तो इस तरह फिर उसके बाद सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आ जाती हैं। तो हमें देखना होता है कि कौन सी दवाई जो है किस एज में जो है सूटेबल है। जिस तरह सीसीबी जो है, हम जो 50 साल से ऊपर वालों को सीसीबी रिकमेंड करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इस तरह जो हमारे 30 से जो 50 साल की उम्र तक के होते हैं, हम इनको ARB रिकमेंड करते हैं। इस तरह जो ACE है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो इस किस्म के एंटी हाइपरटेंसिव है, उनको हम जो है 60 से अबव भी रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी है, शुगर है या हाइपरटेंशन की वजह से उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, उसको मसलन दिल का आर्जा है, दिल की शरियानें जो हैं वो सिकुड़ गई हैं, तो ऐसे के लिए हम ACE देते हैं। उसकी वजह ये है कि ACE जो है, जब एंजियोटेंसिन निकलती है वहाँ से गुर्दे से कॉन्वुलेटेड ट्यूब से, तो ये कन्वर्ट होती है एंजियोटेंसिन 1 ब्लड में आके, और एंजियोटेंसिन 2 जो है ये हमारे फेफड़ों की जो नालियाँ होती हैं, जो हमारे म्यूकोजा, वहाँ पे आके जो है ये एक्टिवेट होती है AC2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। और 2 जो एक्टिव होता है, इसके कन्वर्शन पे ब्रैडिकाइनिन एक ऐसी जो वेजो एक्टिव सब्सटेंस है जो रिलीज़ होता है, एंटीहिस्टामिन, जो वेजो डायलेटरी इफेक्ट होता है और वो कॉर्नरी आर्टरी को डायलेट करता है। इसलिए फिर हम जो है उसको ऐसे शख्स को जो है ACE रिकमेंड करते हैं, जिसमें अगर कोमॉर्बिडिटी हो, हाइपरटेंशन के डायबिटीज़ भी है और हाइपरटेंशन भी है और साथ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ भी है, तो ऐसे लोगों के लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो हम रिकमेंड करते हैं। और CCB जो है मोर देन 60 जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है, इसको चूँकि वेज़ोडायलेटरी इफेक्ट होता है, इसको हम रिकमेंड करते हैं। इस तरह जो यंगस्टर होते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं बीटा ब्लॉकर दें, क्योंकि 2 सिस्टम जो है ना वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में मामूल साबित होते हैं, एक सिंपैथेटिक के पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों जो है ऑटोम्यून का हिस्सा है, ऑटोम्यून नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है उसमें एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन रिलीज होती है नर्व एंड के ऊपर, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज होती है। और ये जो है वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, वो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, और इनका वेजो कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट भी होता है और वेजो डायलेटरी इफेक्ट भी होता है। तो ये ज़हन में रखना है कि हमने अगर यंगस्टर है बीटा ब्लॉकर देंगे, वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को जो है ना वो कंट्रोल करेगा। उसमें एंटी सिंपैथेटिक जो प्रोप्रेनोल है या अटीनोलोल है, ये एंटी एंजियोलिटिक भी हैं, ये एंजियोलिटिक भी हैं और ये एंटी हाइपरटेंसिव भी है। ये बीटा ब्लॉकर हैं। ये रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर जो है सेल के ऊपर एक ख़ास किस्म के पॉइंट होते हैं जिनके ज़रिए कोई मेडिसिन अपना काम शुरू करती है, उनको हम रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा रिसेप्टर भी होते हैं, बीटा रिसेप्टर भी होते हैं। जो बीटा ब्लॉकर हैं वो बीटा को ब्लॉक कर देंगे, उससे फिर सिंपैथेटिक जो ड्राइव है वो उसके ऊपर एड्रेनालिन इफेक्ट नहीं करेगी और वेज़ोडायलेटरी इफेक्ट होगा और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह हमारे जो CCB हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, और जो दूसरे मैंने अभी सारे बताए हैं। लिहाजा हमें डॉक्टर जो है वो फिर समझता है कि कौन सी मेडिसिन किस उम्र में इसको देनी है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि सिंपल इंस्ट्रक्शन दें, फिर उसको डायरेटिक दें, पेशाब पावर दवाई थोड़ी सी माइल्ड सी हाइड्रोक्लोरोथायराइड दे दी, अगर उससे थोड़ा सा कंट्रोल हो गया ठीक है। उसके बाद फिर आगे मेडिसिन चलती हैं। आजकल ड्यूअल थेरापी चलती है। जब हम किसी को लेबल करते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर का आर्जा है, तो हम ड्यूअल थेरापी उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें उसमें ARB भी हो सकता है, साथ में डायरेटिक हो सकती है, उसमें ACE भी हो सकता है, साथ में डायरेटिक भी हो सकता है, उसमें CCB भी हो सकता है, साथ में डायरेटिक भी हो सकती है। तो इस तरह की ड्यूअल थेरापी चलती है। हमारा मकसद ये होता है कि उस उम्र में जो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल है उसको हमने मेनटेन करना है, भले सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक हो। तो ये मेरी जो टॉक है, अगर आपको पसंद आए तो
आप इसके मेरे चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मोहम्मद आसिफ राना के नाम से, उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें, ताकि और शेयर भी करें, अपने कमेंट्स भी दें, ताकि मेरी ये टॉक जो है ये दूसरों तक पहुँचे और वो अपने जो इस पे अमल करते हुए अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल भी करें, और ब्लड प्रेशर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी वो उसको कंट्रोल में रखें। अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर आसिफ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।